मर्जर, एक्विजिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। मर्जर मतलब होता है जब दो कंपनी एक साथ मर्ज हो जाती है। एग्जांपल पीवीआर और आयोनेक्स दोनों मर्ज हो गई। और एक्विजिशन मतलब क्या होता है, एक बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। एग्जांपल एचयूएल एक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है हमारी मिनिमलिस्ट। एचयूएल ने मिनिमलिस्ट को एक्वायर कर ली। इसमें क्या होता है, मिनिमलिस्ट के भी कुछ शेयर होल्डर रहे होंगे, उनका क्या होगा, मिनिमलिस्ट तो इसके अंदर समा गई है अब, तो जो मिनिमलिस्ट के शेयर होल्डर हो गए ना, वो अपने शेयर्स को इसके चरणों में जाके रख देंगे और बदले में एचयूएल अपनी कंपनी के कुछ शेयर इशू कर देगा मिनिमलिस्ट के जो पहले शेयर होल्डर हुआ करते थे उनको। अब वो इसके शेयर होल्डर बन चुके होंगे, है ना। अब कितने शेयर इशू होगा वो सब हम आगे पढ़ेंगे स्वैप रेशियो में। ये डील कौन कराता है, डील कराता है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर मिनिमलिस्ट के पास गया, वो बोलेगा तुम एक काम करो, तुम बिक जाओ, तुम्हारे लिए फ़ायदा है। एचयूएल को बोलेगा एचयूएल तुम खरीद लो, तुम्हारे लिए फ़ायदा है। दोनों को अपने अपने फ़ायदे बताया और डील डन करवा दिया, बीच में कमीशन खा के निकल गया वो यहाँ से। अब ये जो डील होती है ना, उसके पहले का काम हमको एएफएम में करना होता है और जो डील के बाद का काम होता है वो हम एफआर में करते हैं। इस चैप्टर में हमको मोटा माटी 5 चीज़ें सीखनी है। ये रही वो 5 चीज़ें। पहला क्या है, जो भी मर्जर एंड एक्विजिशन की डील है क्या वो बेनिफिशियल है शेयर होल्डर्स के लिए। किसके शेयर होल्डर्स के लिए, ये जो टारगेट कंपनी है उसके लिए, ये एक्वायरर होती है और ये टारगेट होती है। टारगेट वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए डील बेनिफिशियल है और क्या इनके शेयर होल्डर्स के लिए वो बेनिफिशियल है ना। और कितना बेनिफिट है शेयर होल्डर्स को अपन को पता करना है बेस्ड ऑन गिवन स्वैप रेशियो और कैश डील इन टर्म्स ऑफ अर्निंग और इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। अब ये स्वैप रेशियो क्या होता है वो समझते हैं अपन। मतलब होता है कि ये जो एक्वायरर कंपनी है ना, वो कितने शेयर इशू करेंगी टारगेट के एक शेयर के बदले, ये होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट्स से 3:4, तो हम ये दो बिंदु को 4 पढ़ेंगे, FR4, यानी कि 3 for 4, 3 शेयर मिलेंगे फॉर 4 शेयर। इसने 4 शेयर इसके चरणों में जाके रख दी, बदले में इसने इसको 3 शेयर दे दिया। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाइड करूँ तो 3/4 क्या तो आता है 0.75, तो रेशियो बना 0.75:1। मतलब क्या होगा इसका, ये ड्राइंग बनी हुई है। मिनिमलिस्ट के एक शेयर जाके एचयूएल के चरणों में रख दिया और एचयूएल ने इसके बदले में अपना 0.75 शेयर इसके शेयर होल्डर्स को इशू कर दिया। ये होता है स्वैप रेशियो। अब जो हमारा स्वैप रेशियो है वो फेयर स्वैप रेशियो कितना होगा, मैक्सिमम स्वैप रेशियो कितना होगा, मिनिमम स्वैप रेशियो कितना होगा, हम वो आगे सीखेंगे। उसके बाद कुछ मिसलिनियस टर्मिनोलॉजीज़ हैं और फिर कुछ हमारा रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में है और फिर अदर टॉपिक्स हैं। एग्ज़ाम में 80% टाइम इससे आता है, 20% टाइम इससे आता है। अब अपन आते हैं सिनर्जी में। सिनर्जी मतलब क्या होता है, अगर 1 + 1 5 होता है तो जो एक्स्ट्रा 3 आया है वो होता है सिनर्जी, है ना। अब सिनर्जी को अपन दूसरे नामों से, किन नामों से जानते हैं, टोटल गेन फ्रॉम मर्जर। अगर मर्जर हुआ है तो टोटल गेन कितना हुआ। दूसरा नाम है गेन फ्रॉम मर्जर, तीसरा नाम है गेन फ्रॉम एक्विजिशन। अब जो सिनर्जी है ना वो ना 2 लेयर में चलती है। पहली लेयर होती है अर्निंग की, उसके ऊपर होती है मार्केट वैल्यू की। एग्जांपल से समझते हैं, अगर एचयूएल की अर्निंग है थी पहले 100 करोड़ रुपए, मिनिमलिस्ट की अर्निंग थी पहले 40 करोड़ रुपए। अब दोनों कंपनी एक हो गई तो दोनों की अर्निंग कंबाइंड अर्निंग हो गई 180 करोड़ रुपए। अब सिंपली अगर मैं दोनों को सम करता हूँ 100 + 40 140 होता है, पर यहाँ तो दोनों के कंबाइंड होने के बाद 180 करोड़ आ रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 40 है वो क्या है, सिनर्जी है। वैसे ही मार्केट वैल्यू के टर्म में एचयूएल की मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1000 करोड़ रुपए। मिनिमलिस्ट की मार्केट वैल्यू कितनी थी, 250 करोड़ रुपए थी। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो कितना होता है, 1250 की मार्केट वैल्यू आती है। लेकिन यहाँ पे कंबाइंड कितनी आ रही है, 1450 की आ रही है। तो 1450 - 1250 क्या होता है, 200 करोड़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, सिनर्जी है। देखो सिनर्जी क्यों आती है, अगर दो कंपनी मर्ज होती है तो हमारा कंपटीशन कम होता है, कॉस्ट सेविंग होती है, इसलिए हमारी अर्निंग बढ़ जाती है। सेम अगर दोनों कंपनी ऐड होती है तो दोनों की ताकत से मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ जाती है हमारी। ये प्रॉपर एग्जांपल है, अल्फा लिमिटेड एक्वायरर है, बीटा लिमिटेड टारगेट है। ये अल्फा लिमिटेड जो है ना बीटा लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है। यहाँ पे इसका EAT दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये हमारा EAE हो गया। नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं, EPS दिया हुआ है, PE दिया हुआ है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है। मार्केट प्राइस अगर नहीं दिया होता तो हम EPS × PE रेशो करके निकाल सकते थे इसको। अब देखो कैलकुलेशन 2 टर्म्स में होती है, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग और इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। इस चैप्टर में कैलकुलेशन जो 2 ही टर्म्स में हो सकती है, ये हमने यहाँ भी पढ़े थे, अर्निंग के टर्म्स में और मार्केट वैल्यू के टर्म्स में। और सिनर्जी भी क्या होती है, अर्निंग्स वाली लेयर होती है और मार्केट वैल्यू वाली लेयर होती है। देखो अब यहाँ पे
जो कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग है, अर्निंग मतलब क्या होता है, ईपीएस को देख के हमको पता लगाना है फ़ायदा या नुकसान। मार्केट वैल्यू का दूसरा नाम होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो हमको मार्केट प्राइस को देख के हमको फ़ायदा या नुकसान पता लगाना है शेयर होल्डर्स के लिए। पहले हम सिचुएशन 1 में कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग करते हैं, जहाँ पे कोई सिनर्जी नहीं है अर्निंग में। सिनर्जी नहीं है अर्निंग में मतलब अल्फ़ा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड दोनों मर्ज होते हैं, दोनों मर्ज हुए तो इनकी अर्निंग में कोई एक्स्ट्रा बढ़ोतरी नहीं होना है। पहले इसकी 1 लाख थी, इसकी 40 थी, तो दोनों के मर्ज होने के बाद भी 1,40,000 ही होगी। उसका मतलब ये होता है सिनर्जी नहीं है। अब हमको फ़ायदा या नुकसान पता करना है शेयर होल्डर्स का दोनों फर्म के लिए, जहाँ पे स्वैप रेशो दिया है 0.4:1, मतलब 0.4 शेयर फॉर 1 शेयर। बीटा लिमिटेड ने अपना 1 शेयर जाके अल्फ़ा लिमिटेड के चरणों में रख दी, तो अल्फ़ा लिमिटेड ने 0.4 शेयर ही दी अपनी कंपनी का बीटा लिमिटेड के पुराने शेयर होल्डर्स को, है ना। अब एक्चुअल में 8,000 शेयर थे बीटा लिमिटेड के, उसने 8,000 शेयर्स अल्फ़ा लिमिटेड के चरणों में जाके रख दी। तो अल्फ़ा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करी होगी, 8,000 × 0.4, 3200 शेयर बीटा लिमिटेड के पुराने शेयर होल्डर्स को इशू कर दी होगी अल्फ़ा लिमिटेड के नाम के। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये जो डाटा दिया हुआ है हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये प्री मर्जर डाटा लिख दिया अल्फ़ा का, प्री मर्जर डाटा लिख दिया बीटा का, ये सिनर्जी का कॉलम बना और ये मर्ज फर्म का बना। अब देखो मर्ज फर्म मतलब क्या है, दोनों एक हो गई। इसकी अर्निंग 1 लाख थी, 40,000 थी, हमने ऐड करके 1,40,000 लिख दिए। नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे, यहाँ 8,000 थे, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 10 था, यहाँ 5 था, 15 लिख दिए। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। एक जोर से झापड़ मारना खुद को। क्या होगा, ऐड दो ही चीज़ें होगी, अर्निंग और मार्केट वैल्यू। ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये प्री मर्जर एक्वायरर कंपनी का डाटा होता है, प्री मर्जर टारगेट कंपनी का डाटा होता है, सिनर्जी का कॉलम होता है, ये पोस्ट मर्जर, दोनों कंबाइंड हो जाती है तो ये डाटा होता है। एडिशन क्या होगा, इसकी अर्निंग अगर दोनों को मिलने के बाद कोई सिनर्जी होगी तो वो, और ये तीनों का टोटल होकर यहाँ पे होगा। सेम मार्केट वैल्यू इसकी एक्वायरर की, मार्केट वैल्यू टारगेट की, प्लस कोई सिनर्जी होगी अगर मार्केट वैल्यू में तो वो प्लस होके मर्ज फर्म की होगी। इसके अलावा बीच का कुछ भी एडिशन में नहीं होगा कि आपने इसके नंबर ऑफ़ शेयर प्लस करके यहाँ लिख दिए, इसका ईपीएस प्लस करके यहाँ लिख दिया, इसका पीई रेशो प्लस करके यहाँ लिख दिया, इसका मार्केट प्राइस प्लस करके यहाँ लिख दिए। ऐसा नहीं होगा कुछ। एडिशन सिर्फ 2 जगह पे होगा, एक पहली वाली लाइन में अर्निंग इसकी सिनर्जी अगर कुछ अर्निंग में है ऐड करके यहाँ पे लिख दो, मार्केट वैल्यू एक्वायरर की, मार्केट वैल्यू टारगेट की, और सिनर्जी अगर कुछ मार्केट वैल्यू में है ऐड करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट हम अभी आगे समझेंगे। वैसे ही मैंने क्या हुआ, अर्निंग इसकी सिनर्जी कुछ नहीं है, तो तीनों को प्लस करके मैंने 1,40,000 लिखा। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स में 10,000। देखो फर्म मर्ज हुए तो अल्फ़ा लिमिटेड के शेयर्स में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जितने उसके पहले थे उतने आज भी उतने ही रहने वाले, तो 10,000 मैंने यहाँ पे लिखा। प्लस बीटा लिमिटेड ने जब अपने 8,000 शेयर इसके चरणों में रखे तो अल्फ़ा लिमिटेड ने अपने कितने शेयर इशू किया था, 3200 शेयर, तो यहाँ पे प्लस होगा 3200 शेयर। ठीक है, अब 10,000 प्लस 3200 13,200 होते हैं। इसको ये हो गया मेरे टोटल नंबर ऑफ़ शेयर मर्ज फर्म के। 1,40,000 को मैंने डिवाइड किया 13,200 से, तो मेरा ईपीएस आता है 10.606, जिसको अपन बोलेंगे पोस्ट मर्जर ईपीएस। दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो उसके बाद ईपीएस 10.606 हो गया। अब हमको पता लगाना है कि फ़ायदा या नुकसान कितना है दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि भैया पोस्ट मर्जर क्या था और प्री मर्जर क्या था चीज़ें। पोस्ट मर्जर ईपीएस 10.60 हुआ, प्री मर्जर कितना था, 10 था, तो भाई इनको तो 0.606 का फ़ायदा हो रहा है। पहले ईपीएस 10 था, अभी 10.606 हो गया, तो फ़ायदा हो गया। तो इसको अपन ने माइनस किया इससे, तो एक शेयर का फ़ायदा पता लगा, इंटू कर दिया अपन ने 10,000 से, तो अपन को टोटल पता लग गया कि इनको 6,080 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब वहीं आते हैं अपन बीटा लिमिटेड में। बीटा लिमिटेड का ईपीएस पोस्ट मर्जर 10.606 हुआ, और पहले कितना था, 5 रुपये था। हाँ, डबल हो गया। इनके लिए तो बहुत फ़ायदा है, तो डील हो ही जानी चाहिए। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10.606 है वो पूरे एक शेयर का है। समझते हैं इसको। देखो बीटा लिमिटेड ने अपना एक शेयर 5 रुपये ईपीएस वाला इसके चरणों में रख दिया, बदले में इसको 0.4 शेयर मिला, तो भाई ईपीएस को भी तो 0.4 होगा, ये तो कंप्लीट एक शेयर का ईपीएस है। तो हमने क्या किए,
4 से इंटू कर दिए 10.606 को, तो आंसर आया 4.24। यह आया हमारा इक्विवेलेंट ईपीएस। हमने यहाँ पे क्या किए, इसको कम कर दिए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के टर्म में कैलकुलेशन कर लिया। यहाँ पे शेयर 8000 ही माने यहाँ पे हमने, और ईपीएस को कम कर दिए। तो ईपीएस 0.4 से इंटू करने के बाद 4.24 आया। इन माइनस किया अपन ने 5 से, तो एक शेयर का लॉस निकला। इंटू कर दिया अपन ने 8000 से। 8000 से इसलिए क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेशन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के टर्म में किए थे, है ना। तो हमारा नुकसान आ गया 6080 रुपये का। अब यहाँ पे एक को नुकसान हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ सिनर्जी नहीं है। अब ये जो मैंने 8000 शेयर होल्डर्स के टर्म में कैलकुलेशन किया था, वो मैं ना इस 3200 शेयर के हिसाब से भी कर सकता था। कैसे? देखो, यहाँ के जो शेयर होल्डर्स थे, अब उनके हाथों में कितने 3200 शेयर आ चुके हैं अल्फ़ा लिमिटेड के। तो 3200 इंटू, और ईपीएस कितना हो गया मर्ज फर्म का 10.606। तो अभी जो इनके हाथ में 3200 शेयर है, उनके लिए कंपनी कितना कमा रही है, ये इतना। अगर मैं राउंड फिगर कर दूँ इसको 1 प्लस करके, तो आता है इतना, और 60 प्लस कर देता हूँ राउंड सम ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 34,000 रुपये कमा रही है इन शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स के हाथ में 3200 शेयर्स है, इन 3200 शेयर्स के लिए कंपनी 34,000 रुपये कमा रही है। और पहले बीटा लिमिटेड कितने कमा रही थी? शेयर होल्डर्स के हाथ में 8000 शेयर्स थे, और एक शेयर्स के लिए कंपनी 5 रुपये कमा रही थी, तो पहले 40,000 रुपये कमा रही थी। तो नुकसान कितना हो रहा है इनके शेयर होल्डर्स को? 6000 का हो रहा है। तो मैंने ये 80 रुपये का डिफरेंस छोड़ देना, क्योंकि अपन ने ऊपर यहाँ पे प्लस प्लस किए थे ना उस 32,000 में, जो 34 जितना भी था वो। तो मैंने इस टर्म में भी कैलकुलेशन निकाल के लॉस निकाल दिया, और इस इक्विवेलेंट ईपीएस वाले टर्म्स में भी निकाल दिया। ये ना अलग से क्वेश्चन में पॉइंट भी पूछ रहा था कि भैया इक्विवेलेंट ईपीएस बता दो, तो जनरली आला प्रेफर करना। अब हम निकालने वाले फेयर स्वैप रेशो। फेयर स्वैप रेशो मतलब क्या होता है? ऐसा स्वैप रेशो जहाँ पे दोनों को कोई नुकसान फ़ायदा ज़्यादा ना हो, बहुत प्रॉपर, यानी कि उचित रेशो हम निकालने वाले हैं। क्या होगा निकालने के लिए? इसका फॉर्मूला था रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। रिलेवेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है? किसके टर्म में कैलकुलेशन हो रहा है हमारा? अर्निंग यानी कि ईपीएस। और फेयर स्वैप रेशो का जो फॉर्मूला है ना, वो भी हम आगे प्रॉपर पढ़ेंगे कि भैया टोटल ईएई लिख दूँ टारगेट का, या टोटल ईएई लिख दूँ एक्वायरर का, ऐसा होता है, या पर शेयर लिखना पड़ता है, वो आगे पूरा लिखा हुआ है। तो अभी तो यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई पर शेयर ही लिखना होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। रिलेवेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है हमारा? ईपीएस है, ठीक है। तो ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर। ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए, यहाँ पे जो एक्वायरर कंपनी है ना, वो टारगेट को अपने सर पे बिठा लेती है। 5 डिवाइडेड बाय 10 के, तो आता है हमारा 0.5:1। बी लिमिटेड एक शेयर देंगे, एक के चरणों में रखेंगी और अपना 0.5 शेयर दे देंगी, तो इसके शेयर होल्डर को नुकसान नहीं होगा, ना इसके शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम स्वैप रेशो। अब मैक्सिमम स्वैप रेशो क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मिनिमम स्वैप रेशो, मैक्सिमम स्वैप रेशो की भैया ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर इशू कर सकता है इसको, और मिनिमम मतलब कम से कम इसको कितने शेयर इशू करें, वो 0.5 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई सिनर्जी नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी शेयर कम ज़्यादा इशू होते हैं तो एक को लॉस होगा, दूसरे को फ़ायदा होगा, और डील ही डन नहीं होगी। ये हम स्वैप रेशो कैसे निकालते हैं वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो, हमको शेयर एक्सचेंज रेशो यानी कि स्वैप रेशो कैसे निकालना है वो सीख लेते हैं। 3 तरह के रेशो हो गए, एक फेयर होगा, एक मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वैप रेशो फार्मूला यानी कि फेयर स्वैप रेशो। क्या होता है इसमें? अपन जो एक्वायरर कंपनी होती है ना, वो टारगेट कंपनी को सर पे बिठा लेती है। तो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, है ना। अब रिलेवेंट फैक्टर क्या हो सकता है? कोई भी फैक्टर होता है, इससे वो ईपीएस हो सकता है अर्निंग के टर्म में अगर निकालना है, मार्केट प्राइस हो सकता है अगर मार्केट वैल्यू के टर्म में निकालना है, बुक वैल्यू पर शेयर भी हो सकती है, ठीक है। दैट नीड टू बी मेंटेन और फैक्टर ऑन विच द स्वैप रेशियो नीड टू बी कैलकुलेटेड। अब ये रिलेवेंट फैक्टर में कभी भी टोटल अर्निंग मत लेना, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मत लेना, टोटल बुक वैल्यू मत लेना। हमेशा इसमें पर शेयर डाटा यूज़ होगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अगर अब देखो, अगर स्वैप रेशो जो है वो किसी नेगेटिव पैरामीटर पे बेस्ड है, जो कि
जितना कम हो उतना अच्छा होता है। एग्जाम्पल ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट रेशो। ये क्या होता है कि कंपनी की अगर बैंक की उसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब होगा बैंक के लिए। डेट इक्विटी रेशो, डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी होता है, तो ये नेगेटिव रेशो है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपनी ने उधार ले रखी है, तो ये नेगेटिव रेशो है ना। तो ये जितने कम होगे उतना अच्छा होगा। तो ये फॉर्मूले को हम अल्टी पल्टी कर देंगे। एक्वायरर तुम ऊपर जाओ, टारगेट तुम नीचे आओ। ये हमने निकाल लिए फेयर स्वैप रेशो निकालना। अब अपन सीखते हैं मैक्सिमम स्वैप रेशो। मैक्सिमम स्वैप रेशो मतलब क्या होता है? यह हमेशा एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होगा। दूसरा नाम है इसका मैक्स एक्सचेंज रेशो एक्वायरर कैन ऑफर विदाउट डिल्यूशन ऑफ ईपीएस और मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है समझते हैं हम। जो हमारा टारगेट होता है ना, वो बहुत डिमांडिंग होता है, उसके पास बहुत सारे लोग खरीदार खड़े होते हैं उसके पास। तो जो एक्वायरर होता है वो बोलता है टारगेट सारा फ़ायदा तू रख ले, सारा का सारा फ़ायदा तू रख ले, सारी सिनर्जी तू रख ले, ठीक है। उसके बाद में हद से हद तुझे इतने शेयर इशू कर सकता हूँ, हद से हद इतने शेयर इशू कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला सेम एज इट इज़, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर कॉपी पेस्ट किया। बस क्या होगा यहाँ पे हमने क्या बोले, सारा का सारा फ़ायदा तू रख, तो प्लस कर देंगे अपन ऑल सिनर्जी डिवाइडेड बाय प्री मर्जर शेयर ऑफ टारगेट। ये याद रखना, डेल्टा एन से नहीं करना। यहाँ पे जो प्री मर्जर वाले शेयर थे ना वो उससे डिवाइड होगा। डेल्टा एन तो बाद में पता चलेगा ना भाई कि स्वैप रेशो कैसा, उसके हिसाब से। यहाँ तो हम स्वैप रेशो निकालना ही सीख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्री मर्जर शेयर रहे होंगे हमारे टारगेट के, उससे डिवाइड होगा। अब मिनिमम स्वैप रेशो ऑलवेज टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टारगेट है ना वो कमज़ोर है। एक्वायरर बोलता है कि टारगेट देखो हमसे में मर्ज होना है हो जा, नहीं तो भाड़ में जा डूब जा। तो यहाँ पे जो छोटी टारगेट कंपनी होती है वो बोलती भाई कम से कम इतने शेयर तो दे दे, सारा फ़ायदा तू रख ले। एक्वायरर सारा फ़ायदा तू रख, और सारा फ़ायदा तू रख, वो कम से कम इतने शेयर तो दे दे। सेम टू सेम फार्मूला कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे सारा फ़ायदा किसको देना है? एक्वायरर को। तो प्लस ऑल सिनर्जी डिवाइडेड बाय प्री मर्जर शेयर ऑफ एक्वायरर कर दिया। ये मैंने सीख लिया। फेयर स्वैप रेशो कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम स्वैप रेशो किसके टर्म्स में होता है याद रखना हमेशा, एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करते हैं। सारा फ़ायदा हम यहाँ पे टारगेट को दे देते हैं। और मैंने मिनिमम स्वैप रेशो सीख लिया, हमेशा किसके, टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। सारा फ़ायदा हम एक्वायरर को दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरज किसकी होती है, एक्वायरर की। 3 रेशो निकालना मैंने सीख लिया। अब सिचुएशन 1 में कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग में केस 2, जहाँ पे सिनर्जी है वो वाला हम सिनर्जी इन अर्निंग से वाला केस सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना है, बेसिकली वही फ़ायदा निकालना है, इसके शेयर होल्डर्स को और इसके शेयर होल्डर्स को, फ़ायदा या नुकसान है। सिनर्जी इन अर्निंग आई है 20,000 रुपये, बाकी सारा सेम है, एन और डेल्टा एन भी सेम है। पोस्ट मर्जर ईपीएस हमारा आया इतना। अब हम कंपेयर करेंगे कि भैया पोस्ट मर्जर कितना था, प्री मर्जर कितना था। ए का ईपीएस पहले कितना था, 10 रुपये था। पोस्ट मर्जर कितना हो गया, 12.12। तो फ़ायदा हुआ 12.121 माइनस किया अपन ने 10 से, तो एक शेयर होल्डर का फ़ायदा निकला, एक शेयर का फ़ायदा निकला, इनटू कर दिया अपन ने 10 से, तो टोटलिटी में कितना फ़ायदा हो रहा है वो पता चल गया। अब अपन बी का लिए निकालते हैं। बी ने अपना एक शेयर 5 रुपये ईपीएस वाला एक ही चरणों में जाके रख दिया, बदले में इसको 0.4 शेयर मिला। तो ये तो 12.121 पूरे एक शेयर का ईपीएस है, इनटू कर दिया अपन ने इसको 0.4 से, तो हमारा 0.4 शेयर का इक्विवेलेंट ईपीएस निकल गया। हम एग्जिस्टिंग शेयर जो हमारे 8,000 थे ना, उसके टर्म में यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस नए शेयर के टर्म में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम। जो 8,000 शेयर थे हमने क्या किया, 8,000 के 8,000 ही रखे इस कैलकुलेशन में, बस इसको कम कर दिए 0.4 से इनटू करके। तो हमारा एक शेयर का ईपीएस कितना निकला, एक शेयर का हमारा ईपीएस आया था 4.848। पहले कितना था, 5 रुपये। 5 रुपये माइनस अभी आया, उसको माइनस किए तो एक शेयर का नुकसान निकला, इनटू कर दिया अपन ने एग्जिस्टिंग से, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर 8,000 से इनटू किए इसको, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि अपन कैलकुलेशन ही एग्जिस्टिंग के टर्म्स में कर रहे हैं, 3200 से नहीं करना। तो टोटल नुकसान निकल गया। अब देखो, इसको नुकसान हुआ और इसको फ़ायदा हुआ। कितने का हो रहा था इसको फ़ायदा, 21,210 रुपये का, जिसमें 20,000 रुपये की सिनर्जी थी, पूरी की पूरी इसने रख लिया। और जो इसको एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है वो इसके नुकसान के कारण इसको फ़ायदा हुआ है। अब फेयर स्वैप रेशो मैंने निकाला,
टारगेट को सर पे बिठाला, एक्वायरर ने टारगेट को सर पे बिठाला, यानी कि रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, तो 0.5 आया। यानी कि बीटा लिमिटेड ने अपना अगर एक शेयर एक ही चरणों में रखा तो अल्फा लिमिटेड तो अपना 0.5 शेयर दे बीटा लिमिटेड के पुराने शेयर होल्डर्स को। उसके हिसाब से मैंने क्या किया, नया डेल्टा एन निकाला, फिर इनटू डिवाइड किया 1,60,000 को n प्लस डेल्टा एन से, तो पोस्ट मर्जर नया वाला ईपीएस आया मेरा कितना 11.428। अब मैंने कंपेयर किया पोस्ट मर्जर ईपीएस को प्री मर्जर ईपीएस से, दोनों कंपनीज़ के। अल्फा लिमिटेड का 11.428 आया, माइनस किया 10 से, इंटू किया 10,000 शेयर से, तो फ़ायदा कितना का हुआ 14,280 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ए को। अब बी ने अपना एक शेयर 5 रुपये ईपीएस वाला दिया, बदले में इसको 0.5 शेयर मिला। अब ये जो है ना वो एक शेयर का पूरा ईपीएस है, कंप्लीट एक शेयर जो एक शेयर था उसका ईपीएस है। इसको मैंने अगर इंटू किया 0.5 से तो कितना आता है 5.714 इक्विवेलेंट ईपीएस वाला शेयर आया है हमारे पास। हमने हमारे 8,000 शेयर जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें हमने माने कि हमारे पास 8,000 शेयर ही है, बस हमारा ईपीएस इसको अपन 0.5 से इंटू करके मान लिया कि हमारा ईपीएस कम हो गया। तो 5 माइनस 5.715 ये फ़ायदा हो रहा है हमको, इंटू की एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ़ शेयर है, तो फ़ायदा कितने का आया 5712, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो डील डन हो गई। अब देखो हम इसको टोटल भी करते हैं, अगर इसका फ़ायदा तो सिनर्जी से मैच करता है। अब हमको पता करना है कि जो सिनर्जी है वो दोनों में बराबर बटी है या नहीं बटी है, तो इसको क्या करो आप ई के रेशो में बांट दो, इसमें और इसमें, पता चल जाएगा आपको कि ये दोनों बराबर बटी हुई है। अब इसमें हमको निकालना है मैक्सिमम स्वैप रेशो। मैक्सिमम स्वैप रेशो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, हमने अभी पहले पढ़ के आए, ये हमेशा एक्वायरर कि भाई हद से हद में तुझे टारगेट इतने शेयर दे सकता हूँ मेरे कंपनी के, सारा फ़ायदा तू रख ले। एक्वायरर कैलकुलेट करता है अगर सारी सिनर्जी टारगेट तेरे को दे दूँ मैं, तो मेरे जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए, मेरा ईपीएस पहले जितना ही होना चाहिए। मैक्सिमम स्वैप रेशो जो हमने टेबल अभी पढ़े थे, एक तो उससे भी निकल सकता है रिवर्स कैलकुलेशन से जो यहाँ पे निकला हुआ है ना। हमको पता करना था कि मैक्सिमम हद से हद हम कितने शेयर इशू कर सकते हैं, तो हमने डेल्टा एन रखा है यहाँ पे, ये चुपचाप रिवर्स कैलकुलेशन है, ऐसा है। और अगर मैक्सिमम स्वैप रेशो मेरे को वही फॉर्मूले से निकालना है, तो एक्वायरर ने टारगेट को सर पे बिठा लिया, तो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, और सारा का सारा सिनर्जी मैंने किसको दे दिया, टारगेट को दे दिया, तो सिनर्जी डिवाइडेड बाय उसके एग्जिस्ट जो पहले शेयर थे वो, तो इसमें प्लस हो गया है, तो आया 0.75। मिनिमम स्वैप रेशो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होता है, ये टारगेट बोलता है कि एक्वायरर सारा फ़ायदा तू रख ले, सारा का सारा सिनर्जी तू रख ले, मेरे को कम से कम इतने शेयर दे दे। तो फॉर्मूला क्या था इसका, एज इट इज़ फेयर वाला हमने कॉपी पेस्ट किए, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, और एक्वायरर को सारी की सारी सिनर्जी दे दिए 20,000 डिवाइडेड बाय उसके जो एक्वायरर के 10,000 शेयर थे, तो आंसर आया 0.4। सिचुएशन 2 कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमको मार्केट प्राइस के टर्म में करना होगा क्वेश्चन। हम देखो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे प्री मर्जर से, और पता लगाएंगे कि शेयर होल्डर को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये वही प्री मर्जर का कॉलम, ये सिनर्जी का, और ये दोनों मर्ज फॉर्म का, सारी चीज़ें सेम है। बस यहाँ पे एक चीज़ सीखना है हमको पीई रेशो के बारे में। देखो मान के चलो एक्वायरर इन्फोसिस है, और ये जो टारगेट कंपनी है वो कोई टुच्ची सी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर इन्फोसिस ने कोई टुच्ची सी सॉफ्टवेयर कंपनी को ख़रीद ली, तो ये टुच्ची सी सॉफ्टवेयर कंपनी इसके अंदर समा गई, ये मर्ज फर्म बन गई। तो आज भी लोग किस पी रेशो पे पैसा लगाने को तैयार हो गए, उस टुच्ची से कंपनी के पी रेशो पे या फिर इन्फोसिस के पी रेशो कंपनी की गुडविल दिखाता है, ये कंपनी कितनी अच्छी है। तो आज भी लोग इन्फोसिस के पी रेशो पे पैसा लगाने तैयार हो गए। मतलब ये जो एक्वायरर का पी रेशो होता है ना, वो ही मर्ज फर्म का पी रेशो बनता है। इज्जत तो बड़ी कंपनी की ही होगी ना वो।
अब मैंने EPS इंटू PE रेशो किया तो मेरे पास मार्केट प्राइस आ गया। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कितना है मेरा 106.066। अब इसको मैं कंपेयर करूँगा प्री मर्जर से। अल्फ़ा लिमिटेड का पहले कितना था, 100 रुपये था, अभी कितना हो गया 106। दोनों को माइनस किया तो एक शेयर का कितना बढ़ोतरी हुई है वो पता चला, इंटू 10,000 जो एग्जिस्टिंग शेयर है उससे किया तो पता चला कि 60,600 का फ़ायदा हो रहा है अल्फ़ा लिमिटेड को। अब बीटा लिमिटेड ने के बारे में बात करते हैं। बीटा लिमिटेड ने 40 रुपये मार्केट प्राइस वाला एक शेयर ए के चरणों में जाके रख दिया, और ए कितना दे रहा है इसको, ए तो 0.4 शेयर ही दे रहा है। अब ये जो 1.06 है ना कि मार्केट वाइज प्राइस है पूरे एक शेयर की है, ये 1.60 की मार्केट प्राइस वाला पूरा शेयर थोड़ी ना आएगा हमारे पास, ये तो 0.4 शेयर ही आ रहा है। तो मेरे पास इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस कितनी आ गई 42.42, माइनस किया मैंने पहले कितनी थी 40 थी, तो मेरे को फ़ायदा कितना हो रहा है 2.42 एक शेयर पे, इंटू किया मेरे एग्जिस्टिंग 8,000 शेयर होल्डर्स से तो कितना आया 19,400 रुपये। ये मैं इस टर्म में भी निकाल सकता था टोटलिटी के टर्म में कि भैया ये जो शेयर होल्डर्स थे हमारे बीटा लिमिटेड के, जो 3200 शेयर्स अपने हाथों में लेके खड़े हुए हैं अल्फ़ा लिमिटेड के अंदर ही, उनकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है 3200 इंटू 106.6, ये इतना आता है। और यही लोगों के हाथ में ये कितना आया था हमारा, ये 3,40,000। पहले इनके पास कितने शेयर थे 8,000 शेयर थे, मार्केट प्राइस कितना था 40, तो आता है 32,000। तो अभी ये लोग फ़ायदे में है, ये मैंने यहाँ से भी निकाल दिया। अब मार्केट प्राइस बढ़ रही, मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। ये हमारा एक्वायरर का मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका PE रेशो इंटू EAE, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, PE रेशो इंटू EAE। ये जो PE रेशो गिवन था अपन ने इसको इंटू कर दिया EAE से, तो मार्केट वैल्यूएशन आ गई एक्वायरर की, वैसे ही बीटा की भी आ गई। और अगर कोई सिनर्जी होती तो वो यहाँ पे ऐड होती और ये मर्ज फर्म का हमारा मार्केट वैल्यूएशन बन गया था। हाँ, और मर्ज फर्म का मार्केट वैल्यूएशन हमने कहाँ से निकाल लिया था, यहाँ से, मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर या फिर PE रेशो इंटू EAE से। अब देखो 10 लाख प्लस 3,20,000 कितना होता है 13,20,000, लेकिन ना टोटलिटी में 14,000 आ रहा है, मतलब 80,000 की सिनर्जी है। अगर 80,000 की सिनर्जी दोनों के फ़ायदा का अगर टोटल करते तो टैली हो रही थी, बराबर में बटी है नहीं बटी है तो अपन इसको डिवाइड कर देंगे मार्केट कैप में, तो यही आंसर आएगा यहाँ पे भी। वही फेयर स्वैप वैसे रेशो निकालना है तो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। यहाँ पे रिलेवेंट फैक्टर क्या है, मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर किया तो नया आ गया। मैक्सिमम स्वैप रेशो में वही रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, पूरी की पूरी सिनर्जी किसको दे दो आप, टारगेट को दे दो। मिनिमम में वही रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर, मिनिमम में कम से कम मुझे इतने शेयर तो दे दे भाई, सारा फ़ायदा तू रखो, एक्वायरर को दे दिया अपन। अब हमने कैलकुलेशन यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन में व्हेन द शेयर इज़ ऑफर सीख लिया, अब व्हेन द कैश इज़ ऑफर सीख लेते हैं। देखो हमको निकालना है गेन या लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू इफ़ द कैश इज़ ऑफर 45 रुपये पर शेयर इज़ गिवन। कैश ऑफर मतलब क्या होता है, अल्फ़ा लिमिटेड ने बीटा लिमिटेड को ख़रीद ली और जो इसके शेयर होल्डर्स थे ना उन लोगों को कैश पकड़ा दी एक एक शेयर के बदले में 45 रुपये और लात मार के भगा दी, तुम लोग जाओ यहाँ से, कोई नए शेयर इशू नहीं हो रहे, 45 रुपये पर शेयर दिए और भगा दिए, और पूरे के पूरी बीटा लिमिटेड अपने अंदर संभाली। अब संभाली मतलब ये नहीं होता है कि ये कोई कंपनी है ना वो पूरी तोड़े फोड़े और अपने अंदर लेके आ गए, वो तो अपने प्लांट में ऑपरेट कर रही होगी, बस शेयर होल्डर्स नहीं होंगे वहाँ पे, पूरा कंट्रोल इसने ले ली होगी। मार्केट प्राइस 100 रुपये थी, नंबर ऑफ शेयर 10,000 से, तो मार्केट वैल्यूएशन आ गया, इसका मार्केट वैल्यूएशन आ गया, इसका मार्केट वैल्यूएशन हमने यहाँ पर निकाल लिए थे, सिनर्जी भी आ गई मेरे पास। अब ये देखो मर्ज फर्म का मार्केट वैल्यूएशन कितना आया 14 लाख रुपए। अब 14 लाख में से मैंने ये जो शेयर होल्डर्स थे इनको पैसा दे के लात मार के भगा दिया, अब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो जो पैसा दिया उससे मेरी उतने से मार्केट वैल्यूएशन कम हो जाएंगी। 45 रुपये दिया मैंने 8,000 शेयर होल्डर्स को, 3200 मत करना 8,000 शेयर होल्डर्स से, और यहाँ 3200 डेल्टा इन होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश ऑफर हो रहा है, नए शेयर इशू ही नहीं हो रहे हैं, ये हम आगे लिखा हुआ है कैश ऑफर के बारे में। मार्केट वैल्यूएशन कम हुआ 45 इंटू 8,000,
तो मार्केट वैल्यूशन आ गई मेरे पास 10,40,000 रुपये। अब ये मार्केट वैल्यूशन केवल इसके लिए है, डिवाइड कर दिया मैंने, 10,000 शेयर थे तो इनकी नई मार्केट प्राइस आ गई। ये तो इनके कुछ 8,000 शेयर होल्डर्स को अपन ने पैसे देके भगा दिए, इसलिए केवल 10,000 से डिवाइड किए। मार्केट प्राइस कितनी आई? 104 रुपये आ गई पोस्ट मर्जर। पहले कितनी थी? 100 रुपये। तो इनको 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है पर शेयर। इंटू कर दिया मैंने 10,000 से, 40,000 रुपये फ़ायदा हो गया किसको? ए वाले को। अब अपन आते हैं बी लिमिटेड को। इसको बी लिमिटेड में क्या होता है? बी लिमिटेड के एक शेयर होल्डर्स को अपन कितना पैसा दे रहे थे? 45 रुपये दे रहे थे, ठीक है। और पहले कितना इनका शेयर का प्राइस था? 40 रुपये। तो एक शेयर होल्डर को कितना रुपये फ़ायदा हुआ? 5 रुपये फ़ायदा हुआ। इंटू कर दिया अपन ने 8,000 से, तो आंसर आया 40,000 का फ़ायदा हुआ बीटा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को भी। और हद से हद अपन कितना कैश ऑफर कर सकते हैं और मिनिमम से मिनिमम कितना कैश ऑफर कर सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। मिनिमम कितना कैश ऑफर करना पड़ेगा? 40 रुपये, क्योंकि मार्केट प्राइस ही 40 चल रहा है। और मैक्सिमम हद से हद कितना कैश ऑफर कर सकते हैं अपन? 40 तो करना ही पड़ेगा, प्लस जो भी सिनर्जी आई थी वो भी 8,000 शेयर लोग को बांट दो। यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगता, याद रखना कि टारगेट डिवाइडेड अक्वायरर ने टारगेट को सर पे बिठा ली, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ अक्वायरर वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। बहुत लॉजिकल है कैश ऑफर में कि कम से कम इतना तो मांगेंगे ही ना ये लोग, अगर मार्केट में 40 रुपये चल रहा है तो। और मैक्सिमम में ये 40 प्लस पूरी सिनर्जी दे दो, 50 रुपये दे सकते हैं। अब हो सकता है कि पार्ट कैश और पार्ट शेयर वाला ऑफर आ जाए, मतलब ये जो बीटा लिमिटेड के शेयर होल्डर इसके अंदर आएंगे यहाँ पे। अब ये जो इसके शेयर होल्डर थे, अब इनको अब कैश दे के लात मार के भगा नहीं रहे हैं, इनको हम कैश भी दे रहे हैं और हमारी कंपनी के कुछ शेयर भी दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मैंने दोनों की अर्निंग टोटल किया। अब ये प्लस ये n प्लस डेल्टा n शेयर, यहाँ पे स्वैप रेशो दिया हुआ था 0.2 प्लस 25 रुपये भी दे रहा हूँ मैं। तो मैंने कैश ऑफर हो रहा है और शेयर भी ऑफर हो रहा है, इसलिए डेल्टा n निकाला यहाँ पे, n प्लस डेल्टा n निकाला। EPS और PE रेशो बड़ी कंपनी का को दा दिया। अब मार्केट प्राइस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? PE इंटू EPS कर दूँ क्या? 12 रुपये इंटू 10, तो भी मेरा क्या मार्केट प्राइस आ जाएगा। पर ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे कैश ऑफर हो रहा है तो मार्केट वैल्यूशन कम होगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने मार्केट वैल्यूशन निकाला, ए का बी का सिनर्जी मर्ज फर्म की मार्केट वैल्यूशन, और जितना कैश पे किया मैंने 25 रुपये इंटू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने थे बीटा लिमिटेड के 8,000 से इंटू किया, तो मेरे पास 12 लाख बचता है मार्केट वैल्यूशन। अब मैं इसको डिवाइड किससे करूँगा? केवल ए के शेयर होल्डर से क्या? नहीं, क्योंकि इस बार मैं जो इसके शेयर होल्डर्स को भगा नहीं रहा हूँ लात मार के, है ना। इन लोग मेरे चरणों में आए और मैंने इनको क्या किया, इसने जब अपने शेयर मेरे चरणों में रखे, एक ही चरणों में, तो मैंने इनको अपनी कंपनी के शेयर भी दिया और कुछ कैश भी दिया। तो कैश जो दिया उसको तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, और जो शेयर्स दिया वो डेल्टा इनके द्वारा मैंने निकाल लिया। तो ये इस मार्केट वैल्यूशन को मैं डिवाइड करूँगा अब 11,600 से, तो नई पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आ गई। और फिर वापस से उसको ए के लिए कंपेयर कर लूँगा और बी के लिए 103.44 माइनस 100 से किया तो गेन आया 3 रुपये 45 पैसे का, इंटू कर लिया 10,000 से, तो टोटल फ़ायदा आ गया। बी ने अपना एक शेयर 40 रुपये वाला मार्केट प्राइस वाला एक ही चरणों में रख दिया, और बी कितना दे रहा है इसको? 103 वाला शेयर दे रहा है। अब ये एक पूरे कंप्लीट शेयर की मार्केट वैल्यू है, लेकिन ये तो इसको 0.4 कितना शेयर दे रहा है? इसको 0.20 शेयर दे रहा है। तो इसका मैंने 0.20 निकाला इंटू करके, तो आया कितना? 20.68 मार्केट प्राइस आया वाला शेयर आया, ठीक है। प्लस 25 रुपये भी तो दे रहा हूँ मैं, तो आंसर आया 45.68। अब पहले कितना था इनका? ये मार्केट प्राइस 40 माइनस किया 45.68 से, तो फ़ायदा आया 5 रुपये 0.68, इंटू कर दिया एग्जिस्टिंग से, तो 45,505, दोनों को टोटल किया तो सिनर्जी से मैच हो गया। याद रखना, शेयर भी ऑफ़र कर रहा हूँ, कैश भी ऑफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। जो शेयर के लिए पैसा दिया मैंने वो यहाँ से माइनस होगा 2, और तीसरा जो मैं पर शेयर दिया वो यहाँ पे प्लस होगा। मैंने सारी सिनेरियोज़ के बारे में पढ़ लिया कि अर्निंग के टर्म्स में कैसे कैलकुलेशन होगा, जब सिनर्जी नहीं होगी, जब सिनर्जी होगी, मार्केट वैल्यूशन में कैसे होगा, जब शेयर ऑफ़र हो गए, जब कैश ऑफ़र होगा, जब दोनों ऑफ़र हो गए। अब प्रॉपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके लिए फॉर्मेट दिया हुआ है। स्टेप 1, व्हेन शेयर इज़ ऑफर,
तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे 4 कॉलम बनेंगे, प्री मर्जर, एक्वायरर का, टारगेट का, तीसरा सिनर्जी का इफेक्ट, चौथा आता है पोस्ट मर्जर यानी कि दोनों का कंबाइंड। प्री मर्जर में, एक्वायरर में हमने EAT प्रेफरेंस नहीं तो यही हमारा EAE बना, नंबर ऑफ शेयर, EPS, PE रेशियो, मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू। वही टारगेट का लिखा मैंने। अगर कोई सिनर्जी है, सिनर्जी 2 चीज़ों में हो सकती है, 2 लेयर होती है उसकी, एक अर्निंग की होती है, दूसरी मार्केट वैल्यू की होती है। अर्निंग में हुई तो अर्निंग की लिख दूंगा, मार्केट वैल्यू हुई तो मार्केट वैल्यू में लिख दूंगा। उसके बाद कंबाइंड, दोनों जुड़ गए तो कंबाइंड लिख दूंगा। अब देखो, 2 चीज़ जुड़ेंगी प्लस होगी, इसकी अर्निंग और अगर कोई सिनर्जी इन अर्निंग है तो ये तीनों चीज़ें जुड़ के यहाँ पे होगी। दूसरा कौन सा, मार्केट वैल्यू, ये प्लस ये जुड़ के यहाँ पे लिखेंगे अपन। बाकी कोई भी चीज़ें प्लस नहीं होगी इसके अंदर की। ये N नंबर ऑफ शेयर में जस का तस यहाँ पे आएगा क्योंकि एक्वायरर का कोई चेंज ही नहीं होता है हमारा, एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखे, प्लस जो भी नए शेयर एक्वायरर इशू करेगा टारगेट को तो डेल्टा N हुआ, डेल्टा N हमने यहाँ पे लिख दिया। EPS नया निकाले, PE रेशो, जो बड़ी कंपनी का PE रेशो होता है वही उठ के आता है। मार्केट प्राइस नया निकाले, इंटू कर दिए N प्लस डेल्टा N से तो हमारा मार्केट वैल्यूशन आ गया है। अब क्वेश्चन में अगर सिनर्जी इन अर्निंग दी है तो आप उसको ले लो, अगर नहीं दिए तो खुद से कुछ नहीं मान सकते ना अपन, तो ज़ीरो ही मानना अगर नहीं दिए हुए डायरेक्टली तो। और अपन आते हैं अब सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू में। ये 4 तरीके से निकल सकती है। पहला है, मैंने क्या किया, इसका PE रेशो इंटू इसका EAE कर दिया तो यहाँ का मार्केट वैल्यूशन निकल गया मेरा। और फिर इसका मार्केट वैल्यूशन का सम किया, इससे माइनस किया तो सिनर्जी इन अर्निंग एज अ बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरे पास। दूसरा ऑप्शन होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सिनर्जी तो वो लिख दूंगा, या परसेंटेज गिवन होती है तो परसेंटेज दोनों पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट वैल्यूशन में जो सिनर्जी आ रही है वो केवल बड़ी फर्म के कारण आ रही हो, नहीं, दोनों के कारण आती है तो परसेंटेज इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगने वाला है। तीसरा हो सकता है कि अगर दोनों फर्म एक होती है तो कुछ हमको सेविंग होगी हर साल होगी, अनगिनत साल तक होगी। तो जो अनगिनत साल तक हमको सेविंग होगी उसका हम क्या कर लेंगे, PV कर लेंगे। और PV कैसे करते हैं वो हमने पहले सीख लिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। हम क्या करेंगे, A/R कर देंगे, और जो हमारी सेविंग्स हो रही है हमेशा याद रखना, अगर टैक्स रेट गिवन है तो आफ्टर टैक्स लेना, सेविंग्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर देता हूँ तो मैं आफ्टर टैक्स आ जाती है वो। देखो, जो कि ये जो हमने बेसिक में समझे थे कि हर साल 10,000 जो अनगिनत साल तक है, इसकी PV निकालना है तो A/R रेट कितना, 10%, तो ये आ गया मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू इसकी ₹1,00,000। वैसे ही हमने सेविंग के साथ किया, याद रखना अगर टैक्स रेट है तो इसको आफ्टर टैक्स लेंगे अपन। अब चौथा केस हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, सिनर्जी भी आ सकती है। वो कैसे निकालते हैं, प्रॉपर एग्जांपल दिया हुआ है। ये टाटा स्टील है और ये सनफ्लैग स्टील है, ये एक्वायरिंग कंपनी है, ये टारगेट कंपनी है। इसका नंबर ऑफ शेयर D0, जो डिविडेंड दिया था मैंने पहले वो दिया हुआ है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दी हुई है। अब क्या बोलता है, द ग्रोथ रेट ऑफ टारगेट जो है ना वो 8% हो जाएंगी अगर दोनों का एक्विजिशन होता है। तो मेरे को गेन या लॉस पता करना है दोनों फर्म का के शेयर होल्डर्स का, अगर स्वैप रेशियो हो 0.25:1। मैं कैसे निकालूंगा इसको, मेरे को निकालना है सिनर्जी इन मार्केट वैल्यू, है ना। सबसे पहले मैं प्री मर्जर वाली मार्केट वैल्यू निकाल लूँ, जिसके लिए लगेगा मेरे को नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस यहाँ तो गिवन ही नहीं है, इसको कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं अपन। देखो यहाँ पे दिया है D0 मतलब कोई हमने पहले डिविडेंड दिए होंगे, है ना, ये D0 है, कुछ X रुपीज़ दिए होंगे, उसके बाद हम D1 देंगे, उसके बाद हम D2 देंगे, उसके बाद हम क्या D3 देने वाले होंगे। वैसे ये सब परफेक्ट अनगिनत साल तक चलेगा और ये हमेशा कितने से ग्रो होगा, अगर हम 10% वाला लेके चलते हैं तो इसका ग्रोथ रेट तो ये हमेशा कितने से +10 होगा। अब ये जो यहाँ पे आया होगा इसका +10 हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फिर इसका +10 होगा। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो मेरे को निकालना है, और इजी एग्जांपल हम समझते हैं, हमको यहाँ पे मार्केट वैल्यूशन निकालना है, सॉरी मार्केट प्राइस निकालना है। मेरे को D0 मिला, मेरे को D1 मिला, D2 D3 D3 वो इतने रुपए की इनकम हो रही है मेरे को, आगे होगी तो मेरे को आज कितने रुपए बैंक में जाके जमा करने होंगे, सिंपल लैंग्वेज में ये है। तो इसका हमने सीखे थे, फार्मूला क्या होता है ये बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में, A1/R - G
A1 बोले तो D1 ही होता है कि एनविटी 1 कौन सी है फर्स्ट ईयर के एंड में, डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट। ये जो यहाँ का था डिवाइडेड कर दिया था इसको अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट से, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गई थी इनकी। वैसे ही कैसे होगा ये, सबसे पहले तो हमको D1 निकालना होगा। D1 कैसे निकलेगा, 100 रुपये का डिविडेंड है इनटू ग्रोथ रेट कितना है 10%, तो 1.10 से अपन ने इसको इनटू किए डिवाइडेड बाय KE 15% को अपन कैसे लिखते हैं 0.15 माइनस ग्रोथ रेट कितनी है ये, तो पता चल जाएगा कि भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू 2200 रुपये है, यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर इतना हो गया। इनटू क्या नंबर ऑफ शेयर होल्डर से तो मार्केट वैल्यूएशन आ गया। वैसे ही सनफ्लेक्ट के लिए मैंने निकाला D0 कितना है 50, इसको D1 करना पड़ता है, याद रखना वो A1 से होता है, यहाँ मैंने पढ़ा था ये A1 से होता है जो फर्स्ट ईयर के एंड में होता है। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हम आगे की वैल्यू को खींच के लेके आते हैं। यहाँ पे ये दिया है कोई काम का नहीं हमारा। मैंने D1 निकाला डिवाइडेड कर दिया KE माइनस G से, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई इनटू क्या नंबर ऑफ शेयर से तो मार्केट वैल्यूएशन आ गया। अभी जो मार्केट वैल्यूएशन आया है वो कितने 4% के हिसाब से आया है। अब मेरे को 8% के हिसाब से निकालूंगा मैं यहाँ पे और दोनों को माइनस कर दूंगा मार्केट वैल्यूएशन को, तो पता चल जाएगा कि सिनर्जी कितनी है। देखो 50 रुपये D0, इसका मैंने D1 बनाया 8% के हिसाब से ग्रोथ रेट के हिसाब से, KE माइनस ग्रोथ रेट 8% लिया, मार्केट प्राइस पर शेयर आया, इनटू करूँगा मैं इसको कितने नंबर ऑफ शेयर से। इस स्वैप रेशो के हिसाब से ये कंपनी इसको 1250 शेयर इशू करने वाली है, अगर अपने 5000 शेयर अपने चरणों में रखता है तो मैं क्या 1250 शेयर से इंटू करूँ, क्योंकि 1250 के मिलेंगे तभी तो इसकी ग्रोथ 8% होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 50 रुपये जो हमारा डिविडेंड था वो इस एग्जिस्टिंग शेयर के लिए था, और ये जो आया ये भी पर एग्जिस्टिंग शेयर आया है, तो ये भी हमारा ना 1250 से इंटू नहीं होगा, जो ये कंपनी इसको देने वाली है ना उससे इंटू नहीं होगा, ये इंटू होगा किससे, इसके एग्जिस्टिंग वाले से। तो मार्केट वैल्यूएशन मेरी आई है, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आ गई सिनर्जी, ऐसे निकलती है। व्हेन शेयर इज़ ऑफर हमने पढ़ लिया। अब व्हेन कैश इज़ ऑफर मतलब क्या होता है, जो भी हमारी टारगेट कंपनी है ना उसके शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में नहीं आने वाले हैं, हम उनको पैसा देंगे और रफा दफा कर देंगे, लात मार के भगा देंगे और वो कंपनी का पूरा कंट्रोल हमारे पास ले लेंगे, कोई नए शेयर इशू नहीं होंगे, ये होता है। तो व्हेन कैश इज़ ऑफर में एज इट इज़ ये डब्बा यहाँ पे उठ के बनेगा, बस 2 चेंजेस हो गए। पहला चेंजेस क्या है, पहली बात याद रखने की क्या है, कोई स्वैप रेशो नहीं निकलता है और ना ही डेल्टा एन, क्योंकि नए शेयर इशू ही नहीं हो गए तो स्वैप रेशो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डेल्टा एन मतलब नए शेयर से होता है, तो दोनों की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट यह हुआ। दूसरा पॉइंट, एक नया कॉलम ऐड होता है ना, और दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, साथ में दोनों नहीं हो सकती। क्या होगा, अगर मैंने उनको लोगों को कोई कैश पे किया तो मैंने कहीं से कैश उठा के लाया था, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑन कैश पेड, तो उसको आफ्टर टैक्स करके मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। अगर क्वेश्चन में दोनों दिया है कि मैंने उनको कितना कैश पे किया हूँ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, तो हमेशा मैं ये प्रेफर करूँगा ना कि ये, और दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। अगर ये गिवन है तो ये होगा, क्योंकि मैं एक ही चीज़ें के लिए 2 बार प्रताड़ना नहीं दे सकता हूँ, ये याद रखना है। अब स्टेप 2 में मेरे को क्या करना है, फॉर्मेट टू कैलकुलेट बेनिफिट टू शेयर होल्डर। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द इम्पैक्ट या इफेक्ट ऑन EPS या फिर मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर और टारगेट, वेदर द शेयर होल्डर विल बेटर और वर्स ऑफ देन बिफोर, गेन या लॉस टू मर्जर, या अक्रीशन या डिल्यूजन ड्यू टू मर्जर। सिंपली क्या करना है, मेरे को पोस्ट मर्जर को कंपेयर करना है प्री मर्जर से। पोस्ट मर्जर EPS हो सकता है, उसको कंपेयर करूँगा प्री मर्जर EPS से। पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस हो सकता है, उसको कंपेयर करूँगा मैं प्री मर्जर मार्केट प्राइस से। ये टेबल बनेगा या एक्वायरर टारगेट, इनका पोस्ट मर्जर के बाद वाला EPS या MPS कितना था वो यहाँ पे लिखूँगा, टारगेट का नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि टारगेट में ये पोस्ट मर्जर मेरा था, मैंने पोस्ट मर्जर को एक्वायरर के उसमें एज इट इज़ लिख दिया। टारगेट के उसमें मैं इक्विवेलेंट EPS या इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस लिखूँगा, जो मैंने यहाँ पे निकाला था कि भैया एक शेयर की मार्केट प्राइस इतनी हो गई है, सॉरी एक शेयर का EPS इतना हो गया, या फिर एक शेयर का मार्केट प्राइस वाले में मैंने यहाँ से निकाला था कि एक शेयर का मार्केट प्राइस
42.42 हो गया, तो मैं ये इक्विवेलेंट मार्केट प्राइस लिखूँगा यहाँ पे। अब ये हो गया मेरा पोस्ट मर्जर और यहाँ पे हो गया पोस्ट मर्जर। यानी एंड में मैंने लिखा प्री मर्जर या ईपीएस या मार्केट प्राइस किस टर्म में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस हिसाब से प्री वाला लिखा मैंने, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास गेन या लॉस आ गया पर शेयर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले जितने ही रहेंगे। इसमें भी मैं एग्जिस्टिंग से ही इंटू करूँगा क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन जो किया था इक्विवेलेंट वाली मतलब ये वाली, वो मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के हिसाब से ही किया था ये वाली कैलकुलेशन। तो ये डेल्टा एन वाले शेयर नहीं आएंगे यहाँ पे, एग्जिस्टिंग वाले शेयर ही आएंगे यहाँ पे। ये वही है, बस टेबल फॉर्मेट में कैसे करना है वो है। तो यहाँ इंटू कर दिया एग्जिस्टिंग से तो पता लग गया टोटल गेन या लॉस कितना है। एक्वायरर को अपन क्या बोलते हैं, एनपीवी ऑफ एक्वायरर। ये जो गेन निकला है या लॉस निकला है एक्वायरर को, उसको बोलते हैं अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायरर। मतलब नेट मतलब होता है किसी चीज़ को माइनस करना, प्रेजेंट वैल्यू मतलब होती है किसी दो चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू। एग्जांपल, आज मैंने कोई मशीन को ख़रीदा, लेट से ये एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने कोई मशीन ख़रीदा 0 टाइम में, उसके लिए मैंने 5 लाख दिया और उससे हर साल मेरे को कितने का 25,000 का बेनिफिट होगा, 25,000 का बेनिफिट होगा, 25,000 का बेनिफिट होगा। इनकी सबकी मैंने पीवी कर दिया, तो ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हो गया, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ये पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, दोनों को अगर मैं माइनस करता था तो मेरे पास क्या आ जाती थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। वैसे यहीं पे इसको अपन बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायरर। अब जितना गेन निकला है टारगेट को, जितने ज़्यादा पैसा मिले वही तो लागत है एक्वायरर के लिए। एग्जांपल, टारगेट कंपनी की मार्केट वैल्यू थी 25,000 करोड़ और एक्वायरर ने उसको कितने रुपए या कितने वर्थ के शेयर दिया, 28,000 करोड़ के। तो जो 3,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया है वो इसके लिए क्या है, कॉस्ट है, और इसके लिए गेन है। इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मर्जर या ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर या नेट कॉस्ट ऑफ मर्जर। कॉस्ट ऑफ मर्जर, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, नेट कॉस्ट ऑफ मर्जर। अब इसको अपन को पर शेयर भी निकालना है, टोटलिटी में भी निकालना है और परसेंटेज में भी निकालना है एग्ज़ाम में। अपन कुछ मिसलिनियस टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, कीमत क्या थी एक्विजिशन की, तेरे आने के पहले क्या था और तेरे आने के बाद क्या हो गया हमें। ये एक्वायरर, टारगेट, ये सिनर्जी वाला कॉलम और ये मर्ज फर्म का कॉलम। इसकी मार्केट कैप में से अगर मैं ये मार्केट कैप माइनस कर देता हूँ, मर्ज फर्म की मार्केट कैप में से मैं एक्वायरर की माइनस कर देता हूँ, तो पता चल जाएगा कि भाई कितनी बढ़ोतरी हुई है, दोनों कंबाइंड हुए हैं तो वो पता चल गया। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, एक्वायरर की मार्केट कैप, टारगेट की मार्केट कैप, सिनर्जी और मर्ज की, इसकी मार्केट कैप प्लस इसकी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय यहाँ के जो मर्ज फॉर्म के n प्लस डेल्टा n थे उसको कर दो, तो आ जाती है वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर इन टोटल, तो जो यहाँ की आई थी पर शेयर वाली उसको इंटू कर दूंगा मैं n से और टारगेट के केस में डेल्टा n से। तीसरा है परचेज प्राइम प्रीमियम ऑफर्ड या फिर प्रीमियम ऑफर्ड। मतलब क्या होता है, एक्वायरर कंपनी का मार्केट प्राइस चल रहा है प्री मर्जर 100 रुपये और टारगेट का चल रहा है प्री मर्जर 20 रुपये। लेकिन टारगेट बोलती है कि ये जो है ना हमारा फुल प्राइस नहीं है, हमारी इससे ज़्यादा बखत है, हम अभी बहुत कम कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी कीमत इससे ज़्यादा है। तो एक्वायरर बोलता है ठीक है हम तुमको 20 नहीं 30 रुपये देंगे एक शेयर के बदले, तो ऑफर प्राइस हुआ। हाँ, तो स्वैप रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, स्वैप रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। यहाँ पे रिलेवेंट फैक्टर क्या है, मेरा मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस में कौन सा लूँगा, 20 रुपये जो इसका मार्केट प्राइस था या फिर 30 रुपये ऑफर प्राइस है, मैं 30 रुपये लूँगा ऑफर प्राइस। इन केस प्रीमियम इज ऑफर्ड, तो ऑफर प्राइस इज यूज टू कैलकुलेट स्वैप रेशो, डोंट यूज़ ये प्री मर्जर वाला मार्केट प्राइस। और मेरे को अब निकालना है कि कितना प्रीमियम ऑफर हुआ था, ऑफर प्राइस में से ये माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना प्रीमियम ऑफर हुआ था। और परसेंटेज में निकालना है तो ऑफर प्राइस माइनस ये डिवाइडेड बाय ये कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि कितना ऊपर दिया था। अपन अब बात करते हैं टाइप ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर मार्केट में, तो मार्केट वैल्यूशन आ जाती है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, पीई इंटू ई होता है, पीई रेशो इंटू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वाला फॉर्मूला होता है, इससे हमारी मार्केट कैप आ जाती है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो हमारी मार्केट कैप होती है ना वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है टोटल मार्केट कैप जो हमने अभी निकालना सीखे फॉर्मूले से, और दूसरी होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैप।
फ्री फ्लोट मतलब क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो साले हमारी कंपनी में डेली ट्रेडिंग करते हैं। पता है, देखो कंपनी में क्या प्रमोटर होगा, गवर्नमेंट होगी, उनने शेयर ले लिया एक बार तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना बेचना खरीदना करती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डेली बेचना खरीदना करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को लेंगे अपन जो फ्री फ्लोट यानी कि फ्रीली शेयर को बेचते खरीदते रहते हैं। मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय नॉन प्रमोटर्स में जो मालिक है उनको हटा दो, गवर्नमेंट को हटा दो, तो हट गए, मतलब ऐसे लोग बचे इसके अंदर जो डेली खरीदना बेचना करते हैं, फ्री फ्लोट करते हैं शेयर का, तो आ गया फ्री फ्लोट ऑफ मार्केट कैप। कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट हम समझ लेते हैं। जनरली हमारा इंप्रेशन क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉलम बिलोंग करता है वो एक्वायरर को और सेकंड कॉलम बिलोंग करता है टारगेट को। जैसे हमने यहाँ हमने एक्वायरर रखे, यहाँ पे टारगेट रखे, लेकिन क्वेश्चन आपके साथ क्या प्रैंक कर देगा, इस साइड में टारगेट दे देगा और इस साइड में एक्वायरर दे देगा, तो ये पॉइंट सबसे पहले देखना है। अब जो मर्जर टेक ओवर एक्विजिशन अमलगमेशन है, क्वेश्चन ये इंटरचेंजेबली यूज़ करेगा, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एक ही है हमारा, ये वाला। पहली स्टेप में हमारा शेयर ऑफर हुए तो ये बनेगा, कैश ऑफर हुए तो ये बनेगा, और दूसरी स्टेप में हमारा ये बेनिफिट कैलकुलेशन वाला बनेगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रामा लिमिटेड जो है वो एक्वायरिंग है कृष्णा लिमिटेड को, एक्सचेंज रेशो है ऑन अ 1:1 बेसिस है फॉर कृष्णा, रेशो इज़ बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ टू कंपनीज, 1:1 बेसिस मतलब 1:1, और मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन था इसका 35 इसका 35। याद रखना जो स्वैप रेशो होता है ना, वो हमने यहाँ पे भी पढ़े, वो किन चीज़ों पे बेस्ड हो सकता है, या तो ईपीएस पे या फिर मार्केट वैल्यू पे या फिर बुक वैल्यू पे, और याद रखना है पर शेयर होती है ना कि टोटलिटी में, तो ये याद रखना है। यहाँ पे दिया था मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन साइलेंट है कि किस अप्रोच से सॉल्व करना है, ईपीएस या मार्केट वैल्यू। एसर्टेन द प्रॉफिट टू शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज, ईपीएस से निकाल लूँ या मार्केट वैल्यू वाली अप्रोच से निकाल लूँ, तो हमेशा मैं मार्केट वैल्यू से निकाल लेगा क्योंकि ये सुपीरियर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ है वो कंसीडरिंग कर रहा है मर्जर विद ABC लिमिटेड, और ABC लिमिटेड एग्री टू प्लान अंडर विच XYZ विल ऑफर द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ ABC शेयर। मतलब XYZ जो है ना वो एक्वायरर हो गया, वो ऑफर करेगा किसको, ABC को, वो टारगेट हो गया। द करेंट मार्केट वैल्यू मतलब हमारा स्वैप रेशो किस पे बेस्ड है, मार्केट प्राइस पे बेस्ड है। इसका मार्केट प्राइस 20, इसका 10, 10 रुपये का एक शेयर देगा, 20 रुपये का लेगा, तो रेशियो आ गया 0.5:1। अब इफ़ ABC लिमिटेड एंड EBC लिमिटेड पी रेशो 6.4 दिया है, व्हाट इज़ द करेंट मार्केट प्राइस, तो मैंने नया मार्केट प्राइस निकाला। देखो मैंने पी रेशो के हिसाब से नया मार्केट प्राइस तो निकाल लिया, अब नए मार्केट प्राइस के हिसाब से जो है ना फिर से मेरा स्वैप रेशो निकलेगा, और उस स्वैप रेशो के हिसाब से पोस्ट मर्जर ईपीएस कैलकुलेट होगा। ये समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि इसने यहाँ पे पी रेशो चेंज किया तो मेरे को फिर से मार्केट प्राइस निकालना था, और मार्केट प्राइस पे मेरा स्वैप रेशो बेस था, तो मैंने वापस से स्वैप रेशो निकाला, उसके बाद मेरा ईपीएस कैलकुलेट होगा। अब क्वेश्चन मिलता है व्हाट शुड बी द गेन और लॉस इन सेकेंड वाले में, जो इसमें ईपीएस अप्रोच या मार्केट वैल्यू अप्रोच। सुपीरियर क्या होती है, मार्केट वैल्यू अप्रोच, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट के सेकंड में हमको ईपीएस के बारे में पूछा था, तो मेरे को ईपीएस के अप्रोच से निकालना होगा, ये इंटरप्रेट करना है पॉइंट पढ़ के। क्वेश्चन 4 में पी लिमिटेड टेक ओवर करना चाहता है आर लिमिटेड का बाय एक्सचेंज ऑफ 4 न्यू शेयर, मतलब पी लिमिटेड 4 नए शेयर देगा आर को, फॉर एवरी 5 शेयर इन आर, मतलब 5 शेयर आर देगा, और पी जो है वो अपने कंपनी के 4 शेयर इसको इशू कर देगा। अब इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज, मतलब शेयर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपेयर करना है मेरे को पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस को प्री मर्जर मार्केट प्राइस से। जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये पूछ रहा है मेरे को क्या इफेक्ट, ये यहाँ पे पढ़ा था इफेक्ट ऑन ईपीएस या एमपीएस। और आगे क्या बोला है, इफ़ द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड एक्सपेक्ट, पी लिमिटेड कौन था, एक्वायरर, एक्सपेक्ट डेट देयर ओन प्री मर्जर पी रेशियो टू बी अप्लाइड ऑन कंबाइंड अर्निंग। इसका ये बोलना चाह रहा है कि जो एक्वायरर का पी था वही मर्ज फर्म पे भी लगेगा, बड़ी कंपनी का ही पी रेशियो कंबाइंड पे लगता है, ये बोलना चाह रहा है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में डिकम्पोज द शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज इनटू ईपीएस और पीई रेशो। जो हमारा मार्केट शेयर प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, डिकम्पोज मतलब होता है तोड़ना। मार्केट प्राइस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ईपीएस से और पीई रेशो से। भाई नॉर्मली आपको ईपीएस और पीई निकल जाएगा गिवन डाटा से। सेग्रीगेट मतलब भी होता है बांटना, तोड़ना। ईपीएस इंटू आरओई और बुक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू। सेग्रीगेट मीन्स तोड़ना होता है। आरओई का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी, ईएई डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अगर मैं इसको एन से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये बोल रहा है, सिंपली डाटा गिवन है आपको तो ये निकाल देना है, आरओई और बुक वैल्यू। अब एस्टिमेटेड फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ रेट, ये जो ग्रोथ रेट होता है ना, ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है? कंपनी कितना पैसा बचा के रखी है इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। कितना पैसा बचाई है, कितना पैसा कमा रही है, वही होता है ग्रोथ। अभी जो ग्रोथ रेशियो होता है 3 के लिए होता है, डीईएस के लिए होता है, डिविडेंड, अर्निंग और शेयर प्राइस। थर्ड पॉइंट है इसका, देखो दोनों कंपनियां बीए और डीए कंपनी मर्जर करना चाहती है। इसका मार्केट प्राइस है 40 रुपये, इसका 15 रुपये है। और बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जी, बीए लिमिटेड को लगता है कि जैसे ही दोनों का मर्जर होगा तो डीए की मार्केट प्राइस बढ़ के 20 रुपये हो जाएंगे। जैसे अडानी ने जेपी पावर को एक्वायर किया था तो जेपी पावर की जो सब्सिडरी थी उसका मार्केट प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गया था। ये एग्जाम्पल है। अब मेरे को क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफिएबल इक्विटी शेयर एक्सचेंज रेशो। ये क्या बोला? जस्टिफिएबल इक्विटी रेशो यानी कि फेयर रेशो की बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है? रेंज। मेरे को रेंज निकालना है, फेयर रेशो नहीं निकालना है, फेयर रेशो का रेंज निकालना है। अब रेंज मतलब मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दूँ क्या? वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक के लिए अनफेयरनेस आती है, एक के साथ अनफेयर होता है, तो फेयर तो नहीं है मेरे लिए। फेयर रेशो कैसे निकलेगा? रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। यहाँ पे रेलेवेंट फैक्टर क्या दिया हुआ है? मार्केट प्राइस। पर शेयर लेते हैं अपन, पर शेयर ले लिया, एक तो एग्जिस्टिंग के हिसाब से ले लिया और जो 20 रुपये प्राइस बढ़ के हो जाएंगी उसके हिसाब से ले लिया। तो मेरे पास ये आ गया क्या? स्वैप रेशो इतना और इतना। इससे पता चला कि ये मैक्स एंड तक जाएगा, बिकॉज सारा फ़ायदा रेशो के फॉर्म में मैंने इसको दे दिया, तो ये रेंज बन गई। अब क्वेश्चन पूछता है कि डील इस रेंज में कहाँ पे क्लोज होगी। देखो हमने इतना सारा ऊपर कैलकुलेशन किए थे, जो उससे पता चला कि इसका ईपीएस निकाले हमने, इसका ईपीएस, पीई रेशो, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका बुक वैल्यू पर शेयर ग्रोथ रेट। तो ज़्यादा अच्छा कौन परफॉर्म कर रही, ज़्यादा बड़ी कौन सी है, ये वाली है। तो ये अपना मनमानी चलाएंगे, इसको बोलेंगे तुझे आना है आ, नहीं आना है भाड़ में जा, मैं तो तुझे सबसे कम, ये जो रेंज है इसमें सबसे कम जो रेंज होगी इतने शेयर इशू करूँगी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है नेट अर्निंग। नेट अर्निंग मतलब होता है नेट प्रॉफिट, नेट मार्जिन, पीएटी वही दिया हुआ है। ये भी ये डे लिमिटेड का डाटा दिया हुआ है एक्वायरर का, ये नाइट लिमिटेड टारगेट का डाटा दिया हुआ है। अब डे लिमिटेड कंसीडरिंग द टेक ओवर ऑफ नाइट लिमिटेड, डे लिमिटेड जो है वो इसका टेक ओवर करना चाहती है बाई पेइंग 55 करोड़ रुपीज़। अब जब 55 करोड़ रुपए है, ये डजेंट मीन्स कि पूरा कैश पे करेगा इसको। हो सकता है कि 55 करोड़ रुपए कैश पे करे, या हो सकता है 55 करोड़ रुपए के वर्थ के ये शेयर दे दे इनको, है ना। 55 करोड़ रुपए डायरेक्टली लिखा है तो इससे ये इंटरप्रेट नहीं करना है हमको कि कैश ही दे रहा होगा। ये हो सकता है कि इतने वर्थ के शेयर दे रहा हो। क्वेश्चन में एक आगे लाइन भी लिखी हुई है जो कि कटी हुई है, मान के चलो कि कुछ लिखा ही नहीं है, हम वैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब जो टेक ओवर है वो एंटायरली कैश में हम होगा, ठीक है, कैश में होगा ये। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर। कॉस्ट ऑफ द टेक ओवर मतलब ये सुना सुना लग रहा है, जो हमने यहाँ पे पढ़े थे ना, कॉस्ट ऑफ मर्जर, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर, मतलब ये निकालना है हमको, टारगेट का टोटल वाला गेन निकालना है। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, हमको केवल टारगेट का निकालना है। हमने इस एग्जांपल में सीखे थे कैश वाले में कि भैया आपकी मार्केट प्राइस प्री मर्जर कितनी थी एक शेयर की, और हम आपको एक शेयर के बदले कितना रुपए दे रहे हैं, माइनस किए तो एक शेयर पे कितना हम ज़्यादा दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, तो इतना फ़ायदा हो गया। वैसे ही सेम वैसे ही सॉल्व होगा।
देखो अभी जो 55 करोड़ रुपए हैं, क्या वो जाके रख देगा कंपनी के अंदर और बोलेगा ये भंडारा लगा है, जिसको जितना पैसा लगता है लूट लो? ऐसा नहीं होगा। वो 55 करोड़ रुपए को डिवाइड करेंगे हम 7 लाख से, तो पता चलेगा कि एक शेयर होल्डर को हम कितना रुपए दे रहे हैं, जो कि आता है 785.71। अभी याद रखना, कैश वाला है तो कोई स्वैप रेशो होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके शेयर होल्डर को हम लात मार के भगा देंगे, हमारी कंपनी में एंट्री भी नहीं देंगे, तो स्वैप रेशो भी नहीं होगा, डेल्टा इन भी नहीं होगा। हम अब एक शेयर होल्डर को इतना दे रहे हैं और इनकी मार्केट प्राइस पहले कितनी थी? 750 रुपये थी। माइनस किए तो गेन 35.71 ईच एक शेयर होल्डर को आया, इनटू कर दिया एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर, तो टोटल गेन आ गया 2.5 करोड़ रुपये का टू टारगेट। अब यहाँ पे हमने सीखे थे टेक ओवर इज़ फंडेड एंटायरली इन कैश। अब टेक ओवर इज़ फंडेड एंटायरली इन स्टॉक में हो रहा है, तो यहाँ पे स्वैप रेशो भी निकलेगा, डेल्टा इन भी निकलेगा। ये डे लिमिटेड है और ये नाइट लिमिटेड है। नाइट लिमिटेड ने अपने 7 लाख शेयर इसके चरणों में आके रख दिए, तो डे लिमिटेड कितने शेयर इसको इशू करेगा, वो स्वैप रेशो तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप रेशो निकालेंगे, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायरर। रिलेवेंट फैक्टर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? मार्केट प्राइस दिख रहा है, तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर लिखा, तो रेशो आया मेरे पास 0.75। ठीक है। अब डे लिमिटेड है ना जो, वो उसको 55 करोड़ रुपए दे रहा है, तो एक शेयर के बदले कितने हुए थे हमारे पास? 785। एक शेयर जो उसका 750 का था, उसके बदले हम उसको 785 रुपये दे रहे हैं। तो भाई ये जो रेशो आया वो गलत है, क्योंकि जो ऑफ़र प्राइस है वो कंसेप्ट में आ चुका है। ऑफ़र प्राइस का जो कंसेप्ट था ना, वो पिक्चर में आ चुका है। हम तो नाइट के एक शेयर होल्डर को 55 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 लाख 785.71 देने वाले हैं, तो ये ऑफ़र प्राइस हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या इसके जो 750 रुपये वाली मार्केट प्राइस थी वो लेंगे, या फिर जो ऑफ़र प्राइस वाली थी वो? हमने यहाँ पे पढ़े हुए थे ये कि हम यहाँ पे ऑफ़र प्राइस लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया ऑफ़र प्राइस डिवाइडेड बाय एक्वायरर का, तो नया स्वैप रेशो आया। अब मैंने जैसा कैलकुलेशन करता था वैसे कैलकुलेशन किया, ये एक्वायरर का, ये टारगेट का, कुछ एनर्जी हुई तो उसका, और ये मर्ज का। अर्निंग ऐड किया, नंबर ऑफ़ शेयर ऐड किया इस स्वैप रेशो के हिसाब से, ये EPS निकाल लिया, PE रेशो बड़ी कंपनी का यहाँ पे आ गया। मार्केट प्राइस गिवन थी, मार्केट वैल्यू निकालना था, तो 1000 इंटू नंबर ऑफ़ शेयर कर दिया, 750 इंटू नंबर ऑफ़ शेयर कर दिया। यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस निकाला, PE इंटू EPS से इंटू कर दिया नंबर ऑफ़ शेयर से, तो यहाँ पे आया मार्केट कैपिटलाइजेशन। बैलेंसिंग फिगर से मैंने सिनर्जी निकाल लिया। अब मेरे को पता करना है कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है शेयर होल्डर्स को मार्केट वैल्यू के टर्म में। तो मैं मार्केट प्राइस पोस्ट मर्जर कितना था और प्री मर्जर कितना था वो कंपेयर कर लूँगा। जैसा मैंने पहले सॉल्यूशन पे देखा था, मैंने एज इट इज़ वैसा कर लिया। अब ये जो सॉल्यूशन मैंने किया ना, ये पूरा गलत होगा। कैसे? अगर क्वेश्चन में एक लाइन गिवन हो कि डे लिमिटेड कंसीडरिंग द नाइट लिमिटेड बाय पेइंग 55 करोड़ रुपीज़, मतलब डे लिमिटेड कंसीडरिंग द टेकिंग ओवर नाइट लिमिटेड बाय पेइंग 55 करोड़ रुपीज़, कंसीडरिंग दैट द मार्केट प्राइस ऑफ नाइट लिमिटेड रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब जो नाइट लिमिटेड का 750 रुपये है और इसका जो मार्केट वैल्यूशन आता है, दोनों को इंटू करके, वो रिफ्लेक्ट करता है इसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, मतलब जब हम नाइट लिमिटेड को टेक ओवर करेंगे तो कोई वर्थ नहीं बढ़ जानी है। पहले क्या हुआ था इस सॉल्यूशन में, है ना, जो हमारा PE रेशो था 20, यहाँ पे 20 आया और दोनों का EAE प्लस हुआ, 8.5 करोड़ रुपये आया। तो 8.5 करोड़ के दो कंपोनेंट कौन कौन से थे? 5 करोड़ रुपये और 3.5 करोड़ रुपये। तो ये 3.5 करोड़ रुपये भी 20 के PE से इंटू हुए, तो मेरे पास मार्केट वैल्यूशन ये आ गई थी, जो कि गलत थी। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू आई थी 20 टाइम, उसको अपन ने इंटू किया इससे, तो 170 करोड़ रुपए आए थे। अब इसके दो कंपोनेंट थे, 5 करोड़ और 3.5 करोड़। ये 3.5 करोड़ भी इस 20 टाइम वाले PE रेशो से इंटू हो गए थे इंस्टेड ऑफ 15 टाइम। तो ये सिनर्जी आ गई, इसलिए सिनर्जी आ गई और हम फेक वैल्यू पे चले गए। तो कैसे सॉल्व होगा ये?
हमने यहाँ पे लाइन पढ़े थे कि कंसीडरिंग दैट द मार्केट प्राइस ऑफ नाइट लिमिटेड रिफ्लेक्ट इट्स ट्रू वैल्यू, तो हमने मार्केट वैल्यू निकाले नाइट की और यही ट्रू वैल्यू है। अगर ये दोनों जुड़ते हैं तो ये प्लस यही होगा 152 करोड़, कोई सिनर्जी पिक्चर में ही नहीं आने की है। तो ये मार्केट वैल्यूशन आया मर्ज फर्म का, इसको डिवाइड किया मैंने n प्लस डेल्टा n से, तो मेरे पास पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आ गया। और ये जो वे है ना सॉल्यूशन का, वो बहुत सारे क्वेश्चनों में काम आएगा मेरे को। मैंने पोस्ट मर्जर मार्केट कैप निकाल लिया, इसको प्लस किया, और इसकी जो ये वाले पी रेशो से आ रही थी, इसके ओरिजिनल पी रेशो से, ना कि 20 वाले से, तो मैंने इसकी पी निकाला है, सॉरी इसका मार्केट वैल्यू, इसका मार्केट वैल्यू, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय n, डिवाइड इसको डिवाइड किया n पर डेल्टा n से, तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस आया और इसको सॉल्यूशन कर लिया। देखो ये इस केस में जो कैश ऑफर हो रहा था उसमें वो पूरा टेबल इसलिए नहीं बना क्योंकि केवल हमने टारगेट का निकाले थे। एक्वायरर का निकालते तो पूरा टेबल बनता, मार्केट वैल्यूएशन में से कितना कैश पे हुआ वो माइनस होता, फिर डिवाइड होता एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरर से, तो फिर मार्केट प्राइस निकलता पोस्ट मर्जर वाला एक्वायरर के लिए, वो टेबल बनता। अगर इसके लिए भी निकालना होता, इसके लिए था तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन में हमको निकालना है क्या, मार्केट वैल्यू। इसकी मार्केट वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ये आ गई। मर्ज फर्म की निकालना है मेरे को। अब यहाँ पे कुछ सिनर्जी भी निकालना पड़ेगा। सिनर्जी के लिए यहाँ पे ग्रोथ रेट वाला दिया हुआ है कि भैया अगर दोनों जुड़ जाते हैं तो ग्रोथ रेट 8% हो जाएंगी। जब मैंने सेम ये जो केस पढ़ा था ना, ये 4th वाला, वो केस आ गया पिक्चर में। तो मैं क्या निकालूंगा, मार्केट वैल्यूशन इससे, मार्केट वैल्यूशन की इसकी 7% के हिसाब से, इसकी मार्केट वैल्यूशन 8% के हिसाब से, दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास सिनर्जी पता लग जाएंगी। 7% के हिसाब से तो निकल गई, 8% के लिए से निकालना होगा मेरे को कितनी मार्केट वैल्यू है, इनटू करूँगा नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर से। तो मार्केट वैल्यू निकालना है मेरे को, तो कैसे निकलेंगी, फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। D1 तो गिवन है, ये के ई गिवन ही नहीं है, ग्रोथ रेट 8% का गिवन है, तो के ई मैं क्या करूँगा, इस मार्केट प्राइस से निकाल लूँगा। अब एक बात याद रखना है, जो 8% के हिसाब से सॉल्व होगा, इसमें दिमाग में आ सकता है कि जो D1 है वो तो 7% के हिसाब से, तो इसको पहला D0 करो, फिर 8% के हिसाब से इसको D1 बनाओ, जो कि है। पहले मैंने इसको D0 बनाया, फिर 8% ऐड करके D1 बनाया। ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली इसको जो 7% वाला D1 था उसको 8% में भी ले सकते हो। तो मैंने इस मार्केट प्राइस से के ई निकाला, और वो के ई मैंने 8% वाले में यूज़ कर लिया। याद रखना है D1 दोनों में एक है, 7% वाले में भी 8% वाले में भी, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई 7% के हिसाब से D1 में 0.60 ले रहा हूँ और 8% में भी 0.60 ही लूँगा क्या, हाँ तो सेम ही लूँगा। फिर दोनों की मार्केट वैल्यूशन 7% और 8% के हिसाब से निकाला मैंने टारगेट की, माइनस किया, सिनर्जी आ गई। पॉइंट थर्ड है मेरे पास, मेरे को गेन निकालना है शेयर होल्डर्स का। अगर ये पे करती है 22 रुपये टू ईच शेयर ऑफ BCD लिमिटेड, पहला ये 22 रुपये हम ऐसा मानते हैं कि कैश दे रहे हैं। दूसरा केस होगा, हम मानेंगे कि 22 रुपये हम उसके जो शेयर्स है ना BCD लिमिट का, कितने का था, 20 का, हम उसको ऐसा 22 रुपये मान के उसका टेक ओवर कर रहे हैं। यानी कि हमारा ऑफ़र प्राइस जो था ना, हमने यहाँ पे पढ़े थे, वो आ गया कॉन्सेप्ट में, ये ऑफ़र प्राइस आ गया कॉन्सेप्ट में। तीसरा केस, यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देंगे। पहले हम ऐसा सॉल्व करते हैं, मान के चलो कैश पे कर रहे तो ऐसे चलो डब्बा बनेगा हमारा स्टेप 1 वाला, और सॉल्व हो जाएगा। केस 2 में हम ऑफ़र प्राइस मान के सॉल्व करेंगे तो हमारा स्वैप रेशो निकलेगा और सॉल्व हो जाएगा। अगर एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाती है, इट इज़ एज्यूम दैट AFC लिमिटेड विल इन्वेस्ट इट्स कैश टू अर्न 10%। मतलब हम उसको कैश पे करके ख़रीद रहे हैं, और जो कैश पे कर रहे हैं ना, उसको अगर हम कोई इन्वेस्ट करें तो 10% कमा सकते थे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इधर आ गया। तो हमको क्या करना है, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है ना, कैश पेड भी याद रखना गिवन था, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी गिवन थी, तो हम प्रेफर करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यहाँ से माइनस कर देंगे, वही है इसमें। EAE इसकी, EAE इसकी, मर्ज EAE आ गई, इसमें से माइनस कर दिया मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हम कैश कितना पे कर रहे थे उसको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश पे कर रहे थे 110 लाख रुपए, उस पर अगर हम 10% कमाते तो कितना आता, 11 लाख रुपए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने माइनस कर दिए। अभी कैश पेड याद रखना, जो मार्केट कैप आई थी मर्ज, उससे माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से एक जगह ही प्रताड़ना दे सकते हो आप। ये वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ICL जो है वो टेक ओवर करना चाहता है SBL को। ICL का अर्निंग आफ्टर टैक्स की ग्रोथ दी 18% पर एनम, इसकी दी हुई है 15% और 18% हो जाएंगी आफ्टर मर्जर। मार्केट प्राइस दिया हुआ है इसका 52 रुपये, इसका 75 रुपये। ICL जो है एक्वायर, उसकी लैंड एंड बिल्डिंग स्टेटेड है करेंट प्राइस पे। जो SBL है उसकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, 3 साल पहले रिवैल्यू हुई थी। देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो भी इसकी 3 साल पहले रिवैल्यू गिवन थी बैलेंस शीट में, जो कि गिवन थी 190 करोड़ रुपए, ये बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू हुई थी 3 साल पहले, तो बैलेंस शीट में इतनी गिवन है। और आगे बोला देयर हैज़ बीन इंक्रीज ऑफ 30% पर ईयर इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो इसमें मैं 30% पहले साल के एंड में, 30% इसमें सेकेंड ईयर के एंड पे, 30% इस पे थर्ड ईयर के एंड पे। तो ये आ गई मेरे पास करंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब SBL का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 250 करोड़ रुपए। जो ICL है, ICL का मैनेजमेंट वो डिटरमाइन करना चाहता है ना, क्या, प्रीमियम ऑन द शेयर ओवर द मार्केट प्राइस ऑन विच कैन बी पेड ऑन एक्विजिशन ऑफ SBL। मतलब इसको अगर टेक ओवर करता है तो वो 75 रुपये के ऊपर, ठीक है, और कितना इसको के शेयर को माने वो, यानी कि वही ऑफर प्राइस वाला कॉन्सेप्ट पिक्चर में आ गया वापस से। तो बोल रहा है कि इसके ऊपर कितना रेट में मान के चलूँ इसका, ये प्रीमियम मेरे को डिटरमाइन करना है यूजिंग नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर द करेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब जो भी मैं नेटवर्थ निकालूंगा उसमें लैंड एंड बिल्डिंग की करंट वाली वैल्यू लूँगा, ये जो निकली थी ना करंट वैल्यू, वो ना कि जो 3 साल पहले रीवैल्यू हुई थी वो करंट वैल्यू लूँगा मैं, वो बोल रहा है। प्लस एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पैट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। पहले वाला नेटवर्थ एडजस्टेड फॉर द करेंट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। नेटवर्थ कैसे निकलती, 2 तरीके से निकलती, या तो कर लो आप इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दूसरा ऑप्शन होता है फिक्स असेट प्लस करेंट असेट माइनस डेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। फिक्स असेट में मैंने ये लैंड एंड बिल्डिंग को करंट पे दिखाया था, ये यहाँ पे इसने बोला है। प्लस एस्टिमेटेड, ये मेरा नेटवर्थ का अमाउंट आ गया है यहाँ पे, प्लस किया मैंने एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट पैट अगले 5 सालों के, इस साल का 250 करोड़ ये लिखा, प्लस 250 प्लस 15% से ग्रो होगा। अब दिमाग में आना चाहिए 15% से ग्रो करा मैं 18% से, 15% से, बिकॉज SBL अकेले तो 15 से ही ग्रो होगा, ये याद कर लेना। SBL अकेले तो 15 से ही ग्रो होगा, तो 15 से ग्रो क्या है, डिवाइड बाय 5 किया और निकाल लिया टोटल। डिवाइड किया मैंने इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, तो पता चल गया कि भैया इसके शेयर का प्राइस आता है 112 रुपये, तो 112 माइनस 75, 37 रुपये का प्रीमियम आ गया। ये याद रखना इसमें कि जो ग्रोथ रेट है ना वो मैं इसकी लूँगा केवल, SBL की मर्जर के पहले वाली। अब दूसरा है मेरे को डिटरमाइन करना है प्रीमियम यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला। देखो ये टोटल डिविडेंड दिया हुआ है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, मतलब पिछले साल डिविडेंड दे चुका हूँ मैं। इसको डिवाइड ही मैंने किया कितना, टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर आ गया है मेरे पास 10 रुपये पर शेयर। ये D0 है, इसको मेरे को D1 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे को प्रीमियम निकालना है। प्रीमियम निकालना है मतलब मार्केट प्राइस निकालना है। जो इस फार्मूले डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला क्या होता है, ये D1 डिवाइडेड KE माइनस G, इससे मैंने मार्केट प्राइस निकाला, उसको कंपेयर करूँगा इससे 75 से, तो पता चल जाएगा कि कितना प्रीमियम है। मैंने फार्मूला लगाया D1। अब ग्रोथ रेट में क्या लूँ, 15 लूँ या 18 लूँ, है ना, तो मैं 15 लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी 15 ही लिया था। अब KE गिवन ही नहीं है, तो KE मैं निकाल लूँगा पिछले वाले मार्केट प्राइस से। मैंने पिछले वाले मार्केट प्राइस से 15 लेके KE निकाल लिया। अब KE आ गई, मैंने यहाँ पे 15% से ही किया था, तो क्या मैं अब ये KE आने के बाद 15% से करूँ? अगर हाँ 15% से ही करता हूँ तो देखना घूम फिर के मैं वापस से 75 रुपये पे ही आ जाऊँगा, तो प्रीमियम तो कहीं आया ही नहीं। इसलिए मैं अब यहाँ पे 18% से सॉल्व करूँगा, 18% के ग्रोथ रेट से प्रीमियम आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन कुछ लैंग्वेज में अल्टरेशन करके आपके एग्ज़ाम में आ जाए,
ये यहाँ पे हो सकता है जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था ना, वो एवरेज वर्ड ही हटा दें यहाँ से। तो ये क्या करना है, ये जो प्रॉफिट आए ना इसका पीवी मत कर देना, चुपचाप सारे प्रॉफिट को ऐड करके अमाउंट लिखना है, इसका अमाउंट लिखा, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। पीवी इसलिए नहीं करना नेक्स्ट 5 ईयर का, बिकॉज ये अकाउंटिंग ओरिएंटेड मेथड है, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट, केस 1 में, केस 1 कौन सा था हमारा, ये वाला था। इसमें अगर प्रीमियम इतना आया और प्रीमियम इतना आया, तो जो हमारा एक्वायरर है वो कौन सा चूज़ करना चाहेगा, कम वाला। केस 2 में ये कम वाला, लेकिन ये वाला होगा नहीं, क्योंकि कोई भी थोड़े से प्रीमियम के लिए थोड़ी ना एक्वायर होगा। ये चूज़ करता क्योंकि प्रीमियम कम देना पड़ रहा है, लेकिन 1% डिसेंट प्रीमियम नहीं है, 1-2% के लिए शेयर होल्डर थोड़ा ना शिफ्ट करेंगे, तो आंसर ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बोथ द कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया टू गिव अ फेयर डील टू द शेयर होल्डर, मतलब फेयर स्वैप रेशियो निकालना है। एंड अकॉर्डिंगली फ्रॉम द स्वैप रेशियो द वेट आर डिसाइडेड एज 40%, 25%, 35% रिस्पेक्टिवली फॉर अर्निंग बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मैं क्या करूँगा, मेरा फेयर स्वैप रेशियो निकालूंगा अर्निंग के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से, मार्केट प्राइस के हिसाब से, जो कि आया ये। अब इसको इंटू कर दूंगा इनके वेट से, ये परसेंटेज का परसेंटेज हटाया 0.4, 0.25, 0.35, तो आया मेरे पास ये। इन सब का टोटल करता हूँ तो मेरा स्वैप रेशियो बन गया 2.5। अब देखो दूसरा पॉइंट है इसमें, अगर राम लिमिटेड ने टेक ओवर किया श्याम लिमिटेड को, इसके 2 प्रमोटर थे, इसके 2 प्रमोटर थे। अब जो तो नई कंपनी बनी है उसके कितने प्रमोटर हो जाएंगे, 4 प्रमोटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बी लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी है, सी लिमिटेड टारगेट कंपनी है, ये इसका टेक ओवर करना चाहता है, इसका मार्केट प्राइस 12 रुपये, इसका 15 रुपये। कैलकुलेट द चेंज इन EPS ऑफ बी लिमिटेड इफ़ इट्स एक्वायर द होल ऑफ सी, पूरी की पूरी सी को एक्वायर कर लेता है एट इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 12। एज्यूम दैट द प्राइस ऑफ डी लिमिटेड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये जो 12 रुपये है, क्या ये ऑफर प्राइस है? नहीं, क्योंकि सी का खुद का मार्केट प्राइस 15 रुपये, वो 12 रुपये पे क्यों एक्वायर होगा? इसका मतलब है जो बी लिमिटेड परचेज कंसेशन डिस्चार्ज करेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो शेयर का प्राइस 12 रुपये माना जाएगा।